हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के वीडियो में 11 जनवरी 2025 के करंट अफेयर कवर करेंगे। करंट अफेयर की पीडीएफ आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज एक दूसरा माइलस्टोन सेट हुआ है। मुझे 1400 दिन हो गए हैं करंट अफेयर देते हुए यूट्यूब पर। आगे बढ़ने से पहले कल के क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। मैंने आपसे पूछा था इसरो का जो आदित्य L1 मिशन है ये इनमें से किससे एसोसिएटेड है। तो आदित्य L1 एसोसिएटेड है सन से, और ये जो प्रोजेक्ट है इसको लॉन्च किया गया था सितंबर के महीने में साल 2023 में इसरो के द्वारा। और इसमें जो आदित्य L1 नाम की सैटेलाइट लॉन्च करी गई थी, इसका मेन उद्देश्य था सन का जो क्रोमोस्फेयर है, या फिर आप बोल सकते हो उसका कोरोना मतलब ये जो बाहरी आवरण है सन का, इसको स्टडी करने गया हुआ था आदित्य L1। और फाइनली ये उस पर्टिकुलर ऑर्बिट पर पहुंच गया था जनवरी 2024 को, और तब से लेकर अभी तक ये सन में इस चीज़ की स्टडी कर रहा है कि जो एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन होता है सन में, मतलब सूर्य से जो ऊर्जा निकलती है और किस तरीके से वो पृथ्वी तक पहुंचती है, और सूर्य में इतनी ज़्यादा ऊर्जा कैसे है, उसमें हीलियम कितना कंटेन्स है, हाइड्रोजन कितना कंटेन्स है, ये सारी चीज़ों को स्टडी कर रहा है सन के कोरोना पर ये। और इसरो की स्थापना 1969 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलोर। आगे बढ़ने से पहले एक और अनाउंसमेंट, आपको तो पता ही है कल के दिन टेलीग्राम पर शेयर कर दिया था। स्टैटिक जीके और कंप्यूटर का पूरा 35 क्लासेस का जो बैच है ये स्पेशल रिक्वेस्ट पर मात्र 11 रुपए का कल ये दिया है एग्जाम इंजन पे मैंने सभी को 8 महीने की वैलिडिटी के साथ। तो कल रात में 12 बजे ऑफर खत्म हो गया था, लेकिन मैंने अभी सुबह देखा तो काफ़ी सारे मेल्स पड़े हुए थे, बहुत रिक्वेस्ट है, अभी भी स्टूडेंट नहीं अवेल कर पाए किसी वजह से, कुछ लोगों को पता नहीं लग पाया है कुछ भी। तो अभी आप देखेंगे एग्जाम इंजन एप्लीकेशन में जाकर तो ये बैच फिर से 11 रुपए में आज आपको मिल रहा है। लेकिन आज मे भी ये लास्ट हो, उसके बाद हम इसे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे 11 रुपए में। 11 रुपए वो भी इसलिए है क्योंकि इंटरनेट हैंडलिंग चार्जेस हमें देने होते हैं। तो ये सिर्फ ऑन रिक्वेस्ट ही है क्योंकि मेंस का एग्ज़ाम लगा हुआ है इस वजह से। उसके बाद हम भी इसे सस्टेन नहीं कर सकते। और इसमें 25 क्लासेस आपकी स्टैटिक जीके की पूरी कवर है, एनोटेशन के साथ उनकी पीडीएफ है और प्रिंटेबल पीडीएफ भी है। और 10 क्लासेस इसमें कंप्यूटर की है, पूरे कंप्यूटर के सारे टॉपिक्स कवर है, 24/7 रिकॉर्डिंग है, 8 महीने की वैलिडिटी है। सेम वही बैच है जो अभी तक 700 रुपए का रहता था, वो केवल आज के लिए है। और इस बैच का डायरेक्ट लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इतना ही नहीं, इस बैच के साथ में 4 आपको मॉक टेस्ट सीरीज भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। अब शुरू करेंगे आज के करंट अफेयर। हाल ही में रेवेन्यू सेक्रेटरी ऑफ इंडिया के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो यह है तुहिन कांता पांडे। और तुहिन कांता पांडे अभी तक फाइनेंस सेक्रेटरी के रूप में कार्यरत थे, और अब इनको अतिरिक्त पदभार दिया गया है रेवेन्यू सेक्रेटरी ऑफ इंडिया का। और ये जिसको सक्सीड कर रहे हैं ये है अरुनीश चावला। अरुनीश चावला का ट्रांसफर हो गया है और ये चले गए हैं डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एसेट मैनेजमेंट में। तो DPAM में चले गए हैं अरुनीश चावला, इनकी जगह पर तुहिन कांता पांडे आ गए हैं। ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको लगातार चौथे वर्ष एक्सीलेंट रेटिंग दी गई है भारत सरकार की तरफ से? तो ये ऑर्गेनाइजेशन है एडा, जिसको बोलते हैं इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। एडा ने रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में जिस तरीके से लगातार पिछले 4 सालों में कार्य किया हुआ है, तो पिछले 4 सालों से इनको एक्सीलेंट रेटिंग मिलती चली आ रही है। भारत सरकार हर साल पूरे भारत में इस तरीके की जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनकी लिस्ट बनाते हैं और उन्हें रैंकिंग देते हैं। ये लिस्ट इस आधार पर बनाई जाती है कि गवर्नमेंट के द्वारा इन ऑर्गेनाइजेशन को कितने प्रोजेक्ट्स दिए गए हैं और इन ऑर्गेनाइजेशन ने उन्हें कितने हद तक पूरा किया हुआ है। तो एडा की इस बार की जो रेटिंग रही है ये 100 में से 98% रही है। तो लगभग पूरे तरीके से कंप्लीट इन्होंने किए हैं प्रोजेक्ट। और इससे पिछले साल में 97% थी, उससे पिछले साल में 95% थी, और उससे पहले 93% थी। तो ये कंसिक्यूटिव लास्ट 4 ईयर आ रहे हैं जिसमें ये नंबर 1 पे बने हुए हैं। एडा की स्थापना 1987 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली और इसके चेयरपर्सन है इस टाइम पे प्रदीप कुमार दास, PK दास। विश्व हिंदी दिवस कौन सा दिन मनाया जाता है हर वर्ष? तो ये दिवस कल के दिन मनाया गया, मतलब 10 जनवरी को। हर वर्ष हम लोग हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। पहली बार वर्ल्ड हिंदी डे जो था यह 1975 में मनाया गया था, क्योंकि पहली बार उस टाइम पे वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस आयोजित करी गई थी महाराष्ट्र के नागपुर में।
लेकिन उसके बाद जब कांग्रेस की सरकार आई साल 2006 में, तो 2006 में डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा वर्ल्ड हिंदी डे को ग्लोबली और ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया गया। तो 2006 से लेकर हर वर्ष 10 जनवरी को पूरे दुनिया भर में हिंदी को प्रमोट करने के लिए दिवस मनाया जाता है। इस बार इसकी 2025 की थीम रही अ ग्लोबल वॉइस ऑफ यूनिटी एंड कल्चरल प्लाइट। मार्टिन गप्टिल, इनको कौन नहीं जानता है, इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा बोल दिया है, मतलब रिटायरमेंट इन्होंने अनाउंस कर दिया है। ये कौन से देश से बिलोंग करते हैं? तो गप्टिल बिलोंग करते हैं न्यूजीलैंड से, और काफ़ी बड़ा इनका करियर भी रहा है। वैसे इन्होंने लास्ट जो ओडीआई खेला था न्यूजीलैंड की तरफ से, ये साल 2022 में खेला था। फिलहाल अगर आंकड़ों की बात करें तो ये इस टाइम पे 38 वर्ष के हैं, और इसी वजह से इन्होंने फैसला लिया है कि अब ये इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेलेंगे। लेकिन हाँ, जो T20 लीग्स हैं दुनिया भर में, उसको ये कंटिन्यू करते रहेंगे। इन्होंने अपने करियर में 47 टेस्ट मैचेस खेले हुए हैं, और एक की पॉइंट इनके साथ जुड़े हुए हैं। ये पहले ऐसे न्यूजीलैंड के प्लेयर हुए हैं जिन्होंने अपने डेब्यू में सेंचुरी मारी थी। इसके अलावा ये पहले ऐसे न्यूजीलैंड प्लेयर हैं जिन्होंने किसी वर्ल्ड कप के दौरान में एक डबल सेंचुरी भी मारी हुई है। तो 2015 का जो आईसीसी वर्ल्ड कप था, उसमें इन्होंने डबल सेंचुरी भी मारी थी। तो ये इनके आंकड़े हैं। बाकी अगर ओवरऑल बात करें तो इन्होंने 198 मैचेस में 7,000 करीब रन बनाए हुए हैं, जिसमें से 18 सेंचुरीज हैं और 39 50s हैं। भारत का ये दूसरा राज्य कौन बन गया है जिसने बीमा सखी योजना की शुरुआत करी है? तो दूसरा राज्य गोवा बन गया है। पहला कौन सा है? हरियाणा। हरियाणा ने पिछले वर्ष ही यह योजना लॉन्च करी थी। अब गोवा में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। अब बीमा सखी योजना है क्या, समझिए। ऐसी महिलाएं जो कि 10वीं पास हैं और उनकी उम्र मिनिमम 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 70 साल, तो इस बीच की जो महिलाएं हैं उनको एक बीमा दिया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन की तरफ से, मतलब LIC की तरफ से, और ये हेल्थ बीमा होगा। और इसमें क्या होगा कि पहले 3 साल उन्हें ट्रेनिंग भी दी जाएगी LIC की तरफ से इंश्योरेंस की, और पहले साल में जो स्टाइपन उन्हें दिया जाएगा वो स्टाइपन होगा 7,000 रुपये पर मंथ, दूसरे साल में 6,000 रुपये पर मंथ होगा, और तीसरे साल में 5,000 रुपये पर मंथ उन्हें दिया जाएगा। 3 साल की LIC से इन महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो LIC एजेंट्स बन सकें, और 3 साल के बाद उसके बाद वो फील्ड पे जाके अपने अपने क्लाइंट्स को ढूंढ के उन्हें इंश्योरेंस देने का काम करेंगे। तो आगे वो जीवन यापन भी अपना करते रहेंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जब कोई LIC एजेंट आपका बीमा कराता है तो आप जितने का बीमा कराते हैं उसमें से उसका भी रेशियो होता है जो कि उसे इनकम ऐसे मिलता है। तो गोवा सरकार ने इसको शुरू किया हुआ है, और गोवा में गवर्नर कौन है? PS श्रीधरन पिल्लई इस टाइम पे गवर्नर हैं, और प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स पूरे साल भर में 4 बार ये आता है। हर तिमाही में हेनले के द्वारा पासपोर्ट इंडेक्स दुनिया भर का जारी किया जाता है। तो 2025 का पहला पासपोर्ट इंडेक्स आया है हेनले का, और ऊपर से जब हेनले का आता है तो यह और ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। भारत ने कौन सी रैंक सिक्योर करी है? इस बार भारत ने 85th रैंक सिक्योर करी है फिर से। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो नंबर 1 पे टॉप किसने किया है? तो सिंगापुर ने एक बार फिर से टॉप किया है। मतलब अगर आपके पास सिंगापुर का पासपोर्ट है तो आप पूरे दुनिया के लगभग सभी देशों को घूम सकते हो बिना वीज़ा के। दूसरे नंबर पे जापान रहा, और तीसरे नंबर पे ज्वाइंटली 6 कंट्रीज़ हैं। कौन कौन से? एक तो आपका हो गया जर्मनी, दूसरा इटली है, तीसरा हो गया फ्रांस, चौथा हो गया स्पेन, पांचवा हो गया फिनलैंड, और छठवां हो गया यहाँ पर साउथ कोरिया। तो ये 6 कंट्रीज़ हैं ज्वाइंटली तीसरे नंबर पे। बाकी जो लिस्ट है, जैसे कि एशिया में इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ या फिर हमारे जो नेबर कंट्रीज़ हैं उनकी क्या क्या रैंक है, वो सब मैंने PDF में दे दी है। तो आप टेलीग्राम से PDF डाउनलोड करके उन्हें एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। PDF में मैंने साल 2024 की दूसरी और भी जो रैंकिंग है, जैसे कि टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स हो गया, इनोवेशन इंडेक्स, हंगर इंडेक्स, इंटेलिजेंस प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स हो गया, वो सब की लिस्ट भी दे दी है। ये कौन सा देश है जहां पर भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के द्वारा एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की स्थापना करी गई है? तो ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है इसकी स्थापना भूटान में करी गई है। और ये कहाँ पर है? तो इस जगह का नाम मैं आपको बता देता हूँ। इसको बोलते हैं पुनातसू। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पुनात सांगचू, ठीक है।
तो क्योंकि ये इस जगह पर है पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, इसी वजह से पुनास सांगचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के नाम से ये जाना जा रहा है। और इसमें क्या है, पानी से बिजली बनाने का काम किया जाता है। ये पहली बार नहीं है जब भूटान में हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स के द्वारा मदद करी गई हो। इससे पहले भी 4 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट स्थापित किए जा चुके हैं भूटान में भेल के द्वारा। भेल का बेसिकली काम होता है टरबाइन इंजन प्रोवाइड करना, जो कि जान होती है इस तरीके के प्रोजेक्ट्स की। और भेल की स्थापना 1956 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली और भेल के चेयरपर्सन है इस टाइम पे के.एस. मूर्ति। कौन है? के.एस. मूर्ति। भूटान में इस टाइम पे प्रधानमंत्री हैं शेरिंग तोब्गे। ठीक है। और कैपिटल क्या है? थिम्पू। क्या आप जानते हैं भूटान का नेशनल गेम क्या है? यह है आर्चरी, तीरंदाजी। ये कौन सी हमारी पैरामिलिट्री फोर्स है जिसके द्वारा एक ऑनलाइन सर्विस की शुरुआत करी गई है, जिसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो स्निफर और असॉल्ट डॉग्स होते हैं उनको आप अडॉप्ट कर सकते हो जब वो रिटायर हो जाते हैं फौज से। तो ये भारत की सबसे बड़ी पैरामिलिट्री फोर्स है और ये है सीआरपीएफ, जिसको बोलते हैं सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। तो अभी तक क्या होता था कि आर्मी से जो डॉग्स रिटायर होते थे तो वो उन्हें देखभाल करते थे और साथ में स्टेट की जो पुलिस होती थी वो इन डॉग्स को रिटायर होने के बाद एनजीओज को सौंप देते थे, जो रजिस्टर्ड एनजीओज होते हैं भारत सरकार के। तो एनजीओज ही इन डॉग्स की पूरे तरीके से केयर करते थे रिटायरमेंट के बाद। लेकिन अब क्या है, सीआरपीएफ पहली ऐसी पैरामिलिट्री फोर्स बन गई है जो कि एनजीओज को तो देगी ही, आप अगर कोई पर्टिकुलर व्यक्ति भी हैं तो भी आप अडॉप्ट कर सकते हैं इन डॉग्स को। और खास बात यह है कि बेंगलोर में सीआरपीएफ का डॉग ब्रीडिंग और ट्रेनिंग स्कूल है। आप एक बार अडॉप्ट करेंगे उसके बाद भी ये विजिट आपको करते रहेंगे कि आप उस डॉग की देखभाल कर तो रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि आप पहले ले आए हैं उसके बाद उसकी देखभाल नहीं कर रहे हैं या आपने छोड़ दिया है। और अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा करेगा तो उसके लिए सजा के प्रावधान भी है इसमें। और बेसिकली इसमें 4 ब्रीड के डॉग रहेंगे। एक तो हाउंड है, दूसरा बेल्जियन शेफर्ड है, तीसरा लैब्राडोर है और चौथा जर्मन शेफर्ड है। सीआरपीएफ की स्थापना 1939 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली और अभी 5 दिन पहले ही आपको याद होगा मैंने बताया है सीआरपीएफ के नए डायरेक्टर जनरल बनाए गए हैं वितुल कुमार। कौन है? वितुल कुमार। यह कौन सा डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन प्लेटफॉर्म है जिसने आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के साथ एक पैक्ट साइन किया है और इस महीने जो महाकुंभ मेला होने जा रहा है उसके लिए इंश्योरेंस देने का काम करेंगे? तो यह है फोनपे। फोनपे ने आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के साथ मिलकर कई सारे इंश्योरेंस प्रोडक्ट निकाले हुए हैं। इसमें 2 तरीके के आपको इंश्योरेंस मिलेंगे। एक तो आप 59 रुपये का इंश्योरेंस ले सकते हो, दूसरा आप 99 रुपये का इंश्योरेंस ले सकते हो। अगर आप बस से या किसी रोड के थ्रू आप ट्रैवल कर रहे हैं महाकुंभ मेले में तो आपको 59 रुपये का ये इंश्योरेंस मिलेगा। ये जो इंश्योरेंस होंगे ये 13 जनवरी से, जब से महाकुंभ मेला चालू हो रहा है तब से लेकर 25 जनवरी तक ये वैलिड रहेंगे। इस बीच में महाकुंभ मेला की यात्रा के दौरान अगर कोई दुर्घटना होती है तो 1 लाख रुपए तक का आपको कवर मिलेगा। मतलब किसी व्यक्ति की मान लीजिए मौत हो जाती है तो उसके घर वालों को 1 लाख रुपए मिलेंगे, और अगर कोई डिसेबल हो जाता है तो भी उसे 1 लाख रुपए मिलेंगे, और अगर कोई फ्लाइट से आ रहा है तो उसके लिए 99 रुपए का सेम इंश्योरेंस है। फोनपे की स्थापना साल 2015 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलोर और चेयरपर्सन है समीर निगम। कौन है? समीर निगम। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड की स्थापना साल 2001 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई और इसके सीईओ हैं संजीव मंत्री। यह कौन से देश के राष्ट्रपति हैं जिनके द्वारा नेशनल इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉमर्शलाइजेशन के लिए? तो यह देश है श्रीलंका। और श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है इस टाइम पे आप जानते हैं? इनका नाम है अनुरा कुमार दिशानायके। तो इनके द्वारा पूरे श्रीलंका भर में एक नेशनल इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है कि श्रीलंका के अंदर जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंडिजिनसली करने का काम करें। ये सेम उसी तरीके से है जैसे भारत सरकार मेक इन इंडिया को प्रमोट करती है और हम अपने देश में ही ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को बनाने के लिए अग्रसर रहें। इसी तरीके से श्रीलंकन गवर्नमेंट भी ये चाहती है कि अगर इनकी अर्थव्यवस्था को स्टेबल करना है तो इंपोर्ट कम करना होगा और एक्सपोर्ट ज़्यादा करना होगा। और एक्सपोर्ट आप तभी कर पाओगे जब आप देश के अंदर ही रिसर्च और डेवलपमेंट करोगे। श्रीलंका के प्रधानमंत्री हैं हरीनी अमारासूर्या। यह कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने नालसर यूनिवर्सिटी के साथ पैक्ट साइन किया है?
और इस यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर ये एनिमल वेलफेयर रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं उनको ट्रेनिंग देने का काम करेंगे। तो ये है AWBI, जिसको बोलते हैं एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, और ये भारत सरकार का ही है। भारत सरकार का जो डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री है उसी की स्टैचुरी बॉडी है AWBI। अब देखिए इसका काम क्या होगा। नालसर यूनिवर्सिटी हैदराबाद में स्थित है, ठीक है। ये दोनों मिलकर क्या करेंगे, जैसे कि मान लीजिए सरकार बोलती है मछली उत्पादन आप करिए, ठीक है। तो मछली लोग पाल तो रहे हैं, लेकिन कुछ लोग उसे ऑर्गेनिक तरीके से पालते हैं और कुछ लोग बहुत ही विषम परिस्थितियों में रख के पालते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर बहुत सारे लोगों को देखा जा सकता है पानी बहुत कम रखेंगे और मछलियां उसमें बहुत ज़्यादा रहेंगी, जिससे कि वो मछलियां तड़पती रहती हैं उसमें। तो एक तरीके से ये सही नहीं है, उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, और उसी का काम ये दोनों का MOU करेगा, AWBI और साथ में नालसर यूनिवर्सिटी में वो ट्रेनिंग दी जाएगी। अब केवल मछली ही नहीं, इसमें और भी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि मुर्गी पालन वगैरह हो गया, भेड़ बकरी पालन हो गया। तो आप किसी भी तरीके का अगर डेयरिंग कर रहे हैं या फिर एनिमल हस्बेंड्री कर रहे हैं तो उसमें आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। ये ट्रेनिंग 3 दिन की होगी, और स्पेशली ऐसे किसान या फिर बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस जो कि एनिमल हस्बेंड्री में हैं उनको पहले ट्रेन किया जाएगा इसमें। हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के द्वारा नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में कितने मेंबर्स को अपॉइंट किया गया है? तो केंद्र सरकार की तरफ से 24 नए मेंबर्स नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में अपॉइंट किए गए हैं, और इनकी लिस्ट पूरी मैंने PDF में दे दी है। इन 24 में से 11 मेंबर जो हैं, 11 मेंबर ये हैं जुडिशरी से, और 13 जो हैं ये टेक्निकल फील्ड से हैं। अब देखिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स जो है ये मोदी सरकार के द्वारा स्थापित करी गई थी, और नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल इसी के अंतर्गत है। साल 2016 में इसे केंद्र सरकार ने स्थापित किया था। इसका मेन उद्देश्य ये है NCLT का कि पूरे देश भर में ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि टैक्स वगैरह नहीं दे रही हैं गवर्नमेंट को, या फिर गवर्नमेंट से कोई भी डिस्प्यूट है तो उस केस में उसका निपटारा करने का काम करती हैं। तो NCLT में इस टाइम पर स्टाफ की कमी थी, जिसकी वजह से नए 24 मेंबर्स अपॉइंट किए गए हैं। बाकी आपको पता ही है, आप जुबिलेंट जनवरी का हिस्सा बन सकते हैं। आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो, मेरा GS GK का फाउंडेशन बैच परचेज करके पूरी GS अपना समय बचाते हुए कवर कर सकते हैं। सेफ 30 इस टाइम पर आप कोड लगाएंगे तो 30% का फ्लैट ऑफ मेरे बैच में आपको मिल जाएगा। एग्जाम कोई भी हो, हर एक एग्जाम के लिए मेरा बैच 100% रिलेवेंट है। आप इस बैच की मदद से बहुत ही आसानी से GS में स्कोर कर सकते हैं। और आपको पता ही है, एग्जाम कोई भी हो, GS ही नैया पार लगाने से केवल रोक पाता है। तो इस बार आपकी नैया पार लग जाए, 2025 आपके लिए आशाओं भरा तो है ही है, लेकिन सफल भी हो जाए, तो उसके लिए आप GS पर फोकस ज़्यादा रखिए। बाकी मैंने आपको बता ही दिया है, स्टैटिक GK और कंप्यूटर के लिए एक तरीके से फ्री ही है ये बैच, लेकिन आज के लिए मैंने और कर दिया है, तो अभी आप इसका फ़ायदा ले सकते हैं। इस बैच का डायरेक्ट लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। क्या क्या मैंने कवर किया हुआ है बैच में वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। और आपको याद होगा, कल मैंने सुबह 10 बजे हिस्ट्री की पूरी रिवीजन क्लास ली हुई थी यूट्यूब पर। आपने वो नहीं देखी है तो उसे देख के कवर कर लीजिए। उसकी PDF भी टेलीग्राम पे शेयर कर दी गई है एनोटेशन के साथ। अब मेरा आज का सवाल है आपसे, ये कौन सा मुगल बादशाह है जिसके टाइम पीरियड पे पेंटिंग अपने चरम पर थी, मतलब चित्रकला अपने पूरे वैभव पर थी? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। आज की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो।